हेलो बच्चों, हाय। स्वागत है आप सभी का अपना चैनल एजुकेशन इज पावर में। तो प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे एवं तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जो है वो अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आपकी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू हो रही होगी। आई नो कि आप लोग शरारती तो नहीं होंगे और आप जो अभी चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर को पढ़ने के बाद तो और भी आप लोगों को समझदारी आ जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अभी आप लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 17 यानी कि विज्ञान विषय कक्षा 8वीं के विज्ञान विषय को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका चैप्टर नंबर जो है वो आप लोगों का 17 है। और इसमें आप लोगों को मुख्यतः दिया हुआ है चैप्टर का नाम, जो कि है किशोरावस्था की ओर। यानी कि अब आप बड़ी हो रही हैं या फिर बड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जनरली यहाँ पर बोला जा रहा है कि अभी आप लोग जिस एज में हैं वो एज जो है वो आप लोगों का किशोरावस्था का एज है, क्योंकि अभी आप लोग कक्षा 8वीं के छात्र एवं छात्राएं हैं। और कक्षा 8वीं के छात्र एवं छात्रा होने के कारण है कि आप लोग अभी किशोरावस्था में प्रवेश कर चुके होंगे। आई होप कि आप लोग अभी किशोरावस्था में ही होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, और आपको अभी ये नहीं पता होगा कि आप किशोरावस्था में हैं कि नहीं हैं, क्योंकि आप जिस एज में हैं वो आपको थोड़ी ना पता है कि आप किस एज में हैं। लेकिन अभी आप लोग इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप अपने एज को जान जाएंगे कि आप लोग किस एज में हैं, किशोरावस्था में हैं या फिर किसी और अवस्था में हैं, या फिर अपने मित्र को के एज को भी आप जान सकते हैं कि वो बाल्यावस्था में है या फिर किशोरावस्था में है। तो आइए बच्चों, हम लोग अपना चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है चैप्टर नंबर 17 किशोरावस्था की ओर। अब आप बड़ी हो रही हैं और बड़े हो रहे हैं, जिसमें आप लोगों को दिया हुआ है किशोरावस्था में क्या दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 1 जो है वो बोल रहा है कि मनुष्य का जीवन काल मुख्य रूप से 4 अवस्थाओं से गुजरता है। यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी कार्य विधि होती है वो 4 अवस्थाओं में बट जाती है। 4 अवस्थाओं में बटकर उनका जितना भी कार्य विधि होता है वो संपूर्ण होता है। यानी कि आप लोग देख सकते हैं जन्म से मृत्यु तक की कुंडली को आप जान सकते हैं। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि मनुष्यों का जीवन काल जो है वो मुख्यतः 4 भागों में बटा हुआ है, जिसमें से पहला जो है वो शैशवावस्था है। पहला क्या है तो शैशवावस्था है, दूसरा बाल्यावस्था है, और तीसरा किशोरावस्था है, और चौथा प्रौढ़ावस्था है प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। आइए हम लोग क्या जानते हैं तो इन चारों के बारे में जानते हैं कि ये 4 जो हैं उनके बारे में क्या क्या हम लोगों को पता नहीं है और क्या पता है। तो देखिए इनके बारे में पूरा कुंडली को आज जानेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर रूल नंबर 1 में, यानी कि पहले भाग में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, शैशवावस्था के बारे में दिया हुआ है। शैशवावस्था जो होता है वो कब से कब तक होता है, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए हम लोग जानते हैं। जब बच्चा जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की आयु तक होता है तो वो क्या कहलाता है तो शैशवावस्था कहलाता है प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब वो बच्चा हो चाहे वो बच्ची हो, जन्म लेने वाला चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बच्ची हो, अगर वो जन्म से लेकर उसका जो वर्ष होता है, जो उसका ईयर होता है, तो जो 5 वर्ष तक मतलब जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की आयु का जो भी बच्चा होता है वो किस अवस्था में होता है तो शैशवावस्था में होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा भाग में क्या है तो बाल्यावस्था है। और बाल्यावस्था में क्या होता है तो 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष की अवस्था वाले जितने भी बच्चे होते हैं उनको बालक के रूप में जाना जाता है। जितने ही बालक एवं बालिका होती हैं वो सब 6 वर्ष से 11 वर्ष
की अवस्था में होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, तो बाल्यावस्था बोलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए किशोरावस्था। किशोरावस्था जो होता है वो ऐसी अवस्थाएं होती है जिसमें सोचने समझने की बुद्धि आ जाती है जनरली बच्चों में। जैसे देखिए किशोरावस्था कब से कब तक होता है, तो 11-12 वर्ष से लेकर 18-19 वर्ष तक की अवस्था को क्या बोलते हैं, तो किशोरावस्था बोलते हैं। इतने से इतने उम्र के बच्चे जो होते हैं वो किशोरावस्था में होते हैं और इस अवस्था में इतनी शक्ति होती है कि बच्चा जो होता है वो हर चीज़ को सोचने समझने के योग्य हो जाता है, अपने मर्जी से निर्णय लेने के योग्य हो जाता है। ठीक है, थोड़ी बहुत अपने मर्जी से भी निर्णय लेने के योग्य हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है चौथा भाग में क्या दिया हुआ है, प्रौढ़ावस्था। तो ये प्रौढ़ावस्था जो होता है वो कब से कब तक होता है, तो इसको जानिए। जब किशोरावस्था जो होता है वो समाप्त हो जाता है तो किशोरावस्था के बाद का जो भी समय होता है, यानी कि 18-19 साल के बाद का जो भी समय होता है वो सब प्रौढ़ावस्था के बारे में होता है, प्रौढ़ावस्था की ओर होता है। तो किशोरावस्था के बाद के समय को क्या कहते हैं, तो प्रौढ़ावस्था कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि किशोरावस्था के किशोर एवं किशोरियों को टीनेजर्स भी कहा जाता है। मतलब ये जो पॉइंट है प्यारे बच्चों, VVI पॉइंट है और ये जो है वो एग्ज़ाम में आने का पूरा संभावना व्यक्त करता है। जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो है किशोरावस्था के किशोर एवं किशोरियों को क्या पुकारा जाता है, क्या बोला जाता है, तो टीनेजर्स के नाम से जाना जाता है। अब ये टीनेजर्स क्या होता है प्यारे बच्चों, तो जैसे देखिए जब किशोरावस्था जो होता है चढ़ता है, किशोरावस्था प्रारंभ होता है तो 11 जो कि आप देख रहे हैं 11 या 12 सॉरी प्यारे बच्चों, तो 11-12 वर्ष से लेकर 18-19 वर्ष तक के उम्र के बच्चे जो होते हैं वो किशोर बालक बालिका के रूप में होते हैं, जिसको इंग्लिश में अगर बोले तो 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि लास्ट में अगर टीन जुड़ रहा है तो उसी के वजह से उसी के नाम पर टीनेजर्स का नाम दिया गया था। ठीक है प्यारे बच्चों। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन, यानी कि किशोरावस्था में कौन कौन से मुख्यतः परिवर्तन होते हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे देखिए किशोरावस्था में जो होता है वो मुख्यतः 5 परिवर्तन होते हैं। कितने परिवर्तन होते हैं, तो 5 परिवर्तन होते हैं। जैसे लंबाई में कुछ परिवर्तन होता है, कुछ शारीरिक बनावट में परिवर्तन होता है, कुछ स्वर यानी कि साउंड में परिवर्तन होता है, कुछ स्वेद एवं तैल्य ग्रंथियों तथा जननांगों में परिवर्तन होते हैं, कुछ मानसिक एवं संवेदनात्मक विकास में परिवर्तन होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में प्यारे बच्चों आप लोगों को? कमेंट कर कर बताइएगा ज़रूर। और हाँ, एक और बात, आप लोग इस वीडियो को मतलब इस चैनल को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा और ख़ास तौर पर सब्सक्राइब करके अपने फ़ोन में ज़रूर रखिएगा और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक जल्द पहुँचे। इस वजह से आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल का बेल आइकन जो होता है वो प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो का संकेत जो है वो सबसे पहले आपके फ़ोन स्क्रीन पे आ जाए। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, तो किशोरावस्था में परिवर्तन होने वाले 5 पॉइंट को, जिसमें से पहला पॉइंट है लंबाई में। तो लंबाई में क्या होता है, तो इस दौरान शरीर की हड्डियों में तेज़ी से वृद्धि होती है। किशोरावस्था में जो है वो शरीर की हड्डी में तेज़ी से वृद्धि होता है और इसी कारण हाथ पैर की हड्डियां जो होती है वो बढ़ती है और बच्चा लंबा हो जाता है।
और 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक लड़के तथा लड़कियां अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। किसी बच्चे की लंबाई माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक लक्षणों पर तो निर्भर करता ही है, साथ ही संतुलित आहार भी लंबाई को प्रभावित करता है। मतलब इसमें बोला जा रहा है कि ये जो शारीरिक लंबाई जो है वो किन किन चीज़ों से बढ़ता है। तो जब बच्चा का हड्डी में विकास होता है, हड्डी में कुछ वृद्धि होता है, जिसके कारण से हाथ पैर की हड्डियां जो होती है वो बढ़ती है, और इसके बढ़ने से जो होता है वो बच्चा जो होता है वो लंबा हो जाता है। और 18 वर्ष की आयु जब वो प्राप्त कर लेता है तो चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़कियां हो, वो अपना अधिकतम ऊंचाई जो होता है वो छू लेता है। मतलब अधिकतम हाइट जो होता है वो छू लेता है। अधिकतम हाइट मतलब जितना भी उसको हाइट चाहिए, वो अंतिम हाइट जो होता है अधिकतम, वो जो होता है वो 18 वर्ष की उम्र में ही उन्हें प्राप्त हो जाती है। और 18 वर्ष के बाद जो होता है वो संभावनाएं कम रहती हैं कि बच्चों का हाइट जो है वो बढ़ेगा। ज़्यादातर मामले में बच्चों की हाइट जो है वो 18 वर्ष के बाद नहीं बढ़ती हैं। ऐसा पूरा वैज्ञानिक तरीका प्रूव्ड है। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी बच्चे की लंबाई माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक लक्षणों पर तो निर्भर करता ही है, और साथ ही साथ संतुलित आहार भी लंबाई को प्रभावित करता है। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस व्यक्ति का जो बच्चा होता है, संतान जो होता है, वो उसी पर निर्भर करता है। मतलब अपने बच्चे की जो हाइट होता है वो अपने माता पिता के आनुवंशिक गुणों पर निर्भर करता है। मतलब माता पिता का जितना हाइट होता है उसी के लगभग में कम या थोड़ा सा ज़्यादा बच्चों का हाइट होता है। मतलब बच्चों का हाइट जो होता है वो उनके पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आई होप कि आपको यह अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। कमेंट कर बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और चीज़ क्या है, तो एक प्रकार का फार्मूला है। इस फार्मूला को आप लोग जान जाइए। बोल रहा है 10 वर्ष की लड़की अपनी लंबाई का 84% लक्ष्य पूरा कर लेती है। 84% लक्ष्य जो है वो पूरा कर लेती है। तो किशोरावस्था की समाप्ति तक उसकी अनुमानित लंबाई क्या होगी? तो इसको निकालने के लिए एक बेहतरीन फार्मूला का निर्माण किया गया है, जो कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे होंगे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसका फार्मूला है वर्तमान लंबाई यानी कि अभी का जो लंबाई है वो, और वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का प्रतिशत गुना में 100। और इस फार्मूला के मदद से आप लोग इसका आसानी से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आप लोग इसका प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो मुख्यतः 2 नंबर में पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम पे। ठीक है, और ये एग्ज़ाम जो होते हैं वो स्कूल लेवल पर होते हैं, और स्कूल लेवल के एग्ज़ाम में ही इस प्रकार के क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शारीरिक बनावट क्या है, शारीरिक बनावट है। और ये किशोरावस्था में ही शारीरिक बनावट का भी निर्माण होता है। पहले भी ऐसा नहीं है कि शारीरिक बनावट नहीं होते हैं, लेकिन जब बच्चा जो होता है वो किशोर एवं किशोरी हो जाता है, मतलब किशोर बालक बालिका हो जाते हैं, तो उनके कुछ शारीरिक परिवर्तन आते हैं, कुछ शारीरिक बनावट भी उत्पन्न होते हैं, जिस प्रकार से परिवर्तन होते हैं उनके शरीर में, तो उसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, शारीरिक बनावट बोला जाता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि किशोरावस्था में कंधा फैलकर चौड़ा हो जाता है। मतलब जब बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उसका दिन प्रतिदिन जो कंधा होता है, दिन, महीनों या सालों में
उसका कंधा जो होता है वो फैलता हुआ प्रतीत होता है। लड़कों का सीना चौड़ा हो जाता है। लड़कों का जो सीना होता है वो किशोरावस्था के चढ़ने पर जो होता है वो चौड़ा होता हुआ प्रतीत होता है। और लड़कियों में कमर के नीचे वाले भाग की चौड़ाई बढ़ जाती है। और लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा मांसपेशियाँ गठीली हो जाती है। मतलब इसमें बोला जा रहा है कि इसमें लड़का और लड़की में दोनों में परिवर्तन होते हैं। सिर्फ थोड़ी सी चेंजेस ये होती हैं कि इनमें इन चीज़ का परिवर्तन हो रहा है और उनमें उन चीज़ों का परिवर्तन हो रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा जो होता है वो मांसपेशियाँ जो होता है वो गठीली हो जाती है। मतलब लड़कियों का जो मांसपेशियाँ होता है वो सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, जबकि लड़कों का जो मांसपेशियाँ होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है, थोड़ी सी गठरीली होती है, गठीली होती है। ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं लड़कों के चेहरे पर मूंछ तथा दाढ़ी निकल आते हैं। किशोर बालक में मूंछ और दाढ़ी का आना जो है वो संभव है। 18 वर्ष के बाद 18 वर्ष जब हो जाता है किसी भी बच्चे का तो उनका दाढ़ी मूंछ जो होता है वो खुद ब खुद निकल आता है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि दोनों में नाभि के नीचे, जांघ के ऊपर तथा कांख में बाल निकल आते हैं। यानी कि लड़का हो या लड़की हो, नाभि के नीचे, जांघ के ऊपर और कांख में बाल निकल आते हैं। ये आना ही आना है। ठीक है। और लड़कों के सीने में तथा शरीर में त्वचा पर भी बाल निकल आते हैं। और लड़कियों के स्तन का उभार स्पष्ट दिखाई देने लगता है। मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब बालिकाएं जो होती हैं वो 18 वर्ष की हो जाती हैं तो उनके स्तन का जो होता है वो उभार जो होता है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं अगले में यानी कि 3 नंबर में आप लोग देख सकते हैं स्वर, यानी कि किशोरावस्था में स्वर में क्या परिवर्तन आते हैं, इनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं स्वर के बारे में। तो किशोरावस्था में स्वर यंत्र विकसित होकर बड़ा हो जाता है। जब बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उनका जो स्वर यंत्र होता है, जिनको हम लोग कंठमणि बोलते हैं, वो जो होता है वो विकसित होना प्रारंभ हो जाता है। और यह स्वर यंत्र लड़कों के गले के नीचे उभार के रूप में होता है। और इस उभार को एडमस एप्पल यानी कि कंठमणि कहा जाता है। ठीक है। और लड़कियों का स्वर उच्च तारतव्य वाला होता है जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। मतलब इसमें बोला जा रहा है कि ये जो स्वर जो होता है, स्वर यंत्र जो होता है, उसको कंठमणि तो बोला जाता है, लेकिन इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है एडमस एप्पल। ठीक है। और इसमें भी कुछ बताया जा रहा है कि लड़कियों का स्वर उच्च तारतव्य वाले होते हैं जबकि लड़कों का स्वर जो होता है वो गठरीला होता है, गहरा होता है। यानी कि इसमें साफ साफ आप लोग ये जानिए कि लड़कियों का जो स्वर होता है वो मधुर लगता है, थोड़ी सी कहिए या फिर ज़्यादा कहिए, उनका जो आवाज़ जो होता है, उनका स्वर जो होता है वो पतला टाइप का होता है। उनके आवाज़ में कोई किसी प्रकार का कठिनाई नहीं होता है। जबकि वहीं पर देखा जाए तो लड़कों का आवाज़ जो होता है वो भद्दा होता है, मतलब फटी हुई बाँस की तरह उनका आवाज़ होता है, फटे हुए भारी टाइप का। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों को यह चैप्टर जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। अब हम लोग 4 नंबर को देखते हैं। 4 नंबर में बोल रहा है कि स्वेद एवं, हाँ तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं 4 नंबर में बोला जा रहा है कि स्वेद एवं तैल्य ग्रंथियों तथा जननांगों में क्या परिवर्तन होते हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं। किशोरावस्था में स्वेद ग्रंथियों एवं तैल्य ग्रंथियों की सक्रियता बढ़ जाती है।
सक्रियता जो होती है वो बढ़ जाती है, और जिस कारण क्या होता है तो चेहरे पर फुंसियाँ, कील और मुहासे निकल आते हैं। इसका मतलब होता है कि जब किशोरावस्था प्रारंभ होता है बच्चों का, तो उनके चेहरे पर जो होता है वो एक प्रकार का दाना दाना टाइप का निकलने लगता है, जिसको हम लोग आम भाषा में पिंपल भी बोलते हैं, फुंसी भी बोलते हैं, मुहांसे भी बोलते हैं। मतलब जिनका जो लैंग्वेज सटीक लग रहा है वो उस लैंग्वेज में उनको नाम देते हैं, ठीक है। और मुहासे के सूखने पर काले काले दाग चेहरे पर दिखाई देने लगते हैं, चेहरे पर जो होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं। और किशोरावस्था के अंत तक मानव जननांग पूर्ण रूप से विकसित और परिपक्व हो जाते हैं। लड़कों में शुक्राणुओं का उत्पादन शुरू हो जाता है, जो स्वप्न दोष के रूप में परिलक्षित होता है। मतलब इसमें बोला जा रहा है कि जब बच्चा जो होता है वो किशोरावस्था में प्रवेश करता है, तो वो क्या होता है जनन के लिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो जनन के लिए जो होते हैं वो परिपक्व हो जाते हैं, वो अच्छी तरह से सींच लेते हैं अपने आप को, वो उस ढाल में आने के लिए तैयार हो जाते हैं कि वो जनन कर सके, मतलब संतान की उत्पत्ति कर सके। ये उनके अंदर क्षमताएं उत्पन्न हो जाती हैं। और आप लोग जानते ही हैं, हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था जंतुओं में जनन में कि लड़कों में पाया जाने वाला जो लड़कों में जो होता है वो लड़कों के वृषण की से क्या निकलता है तो शुक्राणु निकलता है, ठीक है। आप लोग जानते हो कि लड़कों के वृषण से क्या उत्पन्न होता है, शुक्राणु, जो कि बाहर निर्वहन होता है, बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जो स्वप्न दोष के रूप में भी परिलक्षित होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप लोग कुछ ऐसी सपनाएं देखते हैं जिससे आप लोगों की शुक्राणु जो है वो कभी कभी जो है वो बाहर निकल आती है, या फिर कभी कभी ज़्यादा ठंड की वजह से भी शुक्राणु जो होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। और अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किशोरियों में अंडाशय परिपक्व होकर अंडाणु का निर्मोचन करने लगते हैं और ऋतुस्राव प्रारंभ हो जाते हैं। अभी आप लोगों को एक और डाउट होगा इसमें कि निर्मोचन का मतलब क्या होता है, तो निर्मोचन का मतलब होता है निर्माण करना, और किशोरियों का मतलब होता है क्या होता है, बालिकाएं। मतलब बालिकाओं में अंडाशय जो होते हैं वो किशोरावस्था में परिपक्व हो जाते हैं, जनन योग्य हो जाते हैं, और अंडाशय से ही अंडाणु का निर्माण होने लगता है और ऋतुस्राव प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 55 नंबर में आप लोगों को बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि मानसिक एवं संवेदनात्मक विकास, मतलब किशोरावस्था में व्यक्ति पूर्व की अपेक्षा अधिक सचेत, चिंतनशील तथा स्वतंत्र हो जाते हैं। इसके सोचने के तरीके बदल जाते हैं, तर्क के आधार पर निर्णय लेने की प्रवृत्ति विकसित होती है, सीखने की अधिक क्षमता होती है, सामाजिक एवं धार्मिक भावना से ओतप्रोत होते हैं। मतलब इसमें बोला जा रहा है प्यारे बच्चों कि जैसे जैसे बच्चा जो होता है वो किशोरावस्था में प्रवेश करता है, तो उसके सोचने समझने की जो बुद्धि होता है वो स्पष्ट रूप से उसमें वृद्धि होता है। वो उनका हर प्रकार के चीज़ों में जो होते हैं वो विकास होना शुरू हो जाते हैं, सोचने समझने, चिंता करने, ये सब के लिए वो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। वो हर तरह के बातों को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, और उनके आधार पर निर्णय भी लेने योग्य हो जाते हैं। और प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं द्वितीय लैंगिक लक्षण को, ठीक है। क्या देखेंगे, द्वितीय लैंगिक लक्षण को। तो आइए हम लोग जानते हैं, वृषण द्वारा शुक्राणु एवं अंडाशय से अंडाणु नामक युग्मक उत्पन्न होते हैं। वृषण से क्या उत्पन्न होते हैं, शुक्राणु, एवं अंडाशय से अंडाणु नामक एक प्रकार का युग्मक उत्पन्न होता है, जिसको युग्मक को क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है प्यारे बच्चों। युग्मक को जाइगोट बोला जाता है।
और यही जाइगोट जो है वो वृषण से एवं उत्पन्न होता है। और लड़कों में मूछ दाढ़ी एवं लड़कियों के स्तन दिखाई देने लगते हैं। मतलब बोला जा रहा है कि लड़कों में जो होता है वो दाढ़ी मूछ जो होते हैं वो पूर्ण रूप से निकल आते हैं, जबकि लड़कियों में यह एक प्रकार का अलग का ही परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है तो स्तन के उभार जो होते हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। और कांख, सीना, नाभि के नीचे एवं जांघ के ऊपर के क्षेत्र में बाल निकलना किशोरावस्था के विशेष लक्षण है। और यह एग्जाम्पल जो है प्यारे बच्चों, आप लोग पहले के ज़माना में आप लोग देखे होंगे, बुक में पढ़े होंगे कि पहले के ज़माना में जो हम लोग जो मनुष्य थे वो वानर के रूप में थे। हर शरीर के हर एक अंग पे बाल ही बाल थे। मतलब पूरे शरीर जो होते थे वो एक प्रकार के बाल के कवर से ही ढके होते थे। मतलब हर अंग में, मतलब शरीर के एक एक अंग में जो होते हैं वो बाल जमे हुए रहते थे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं किशोरावस्था में लड़कों के वृषण से कौन सा हार्मोन का स्राव होता है। तो टेस्टोस्टेरोन। यानी कि अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि लड़कों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है तो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन पाया जाता है। जबकि यदि आपसे पूछ दिया जाए कि स्त्रियों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है तो एस्ट्रोजन नाम का एक प्रकार का हार्मोन पाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब आपसे पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही VVI है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है वो आपके मैट्रिक तक के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए हम लोग आगे जानते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्त्रियों में ऋतुस्राव 28 से 30 दिन के अंतराल पर होता है। मतलब हर स्त्री में, हर नारी में, हर महिला में ये जो ऋतुस्राव का जो प्रक्रिया होता है वो 28 से 30 दिन के अंतराल पर होता है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऋतुस्राव प्रारंभ होने की आयु जो होता है वो 11-12 वर्ष और रुकने की आयु 45 से 50 वर्ष होता है। मतलब इससे आप लोग साफ साफ समझ सकते हैं कि जब व्यक्ति जो होता है वो जनन के लिए तो परिपक्व हो जाता है, वो हमने बता चुका, लेकिन जब बच्चा जो होता है वो किशोरावस्था में प्रवेश करता है, चाहे वो बच्चा हो या फिर बच्ची हो, बालक हो या फिर बालिका हो, वो यदि किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तो वो क्या होते हैं, उन्हें 11-12 वर्ष से लेकर 45 से 50 वर्ष तक उन्हें संतान उत्पन्न करने की क्षमताएं होती हैं उनमें। मतलब वो 45-50 की आयु जो होते हैं वो एक प्रकार के जो होते हैं वो बुढ़ापे की आयु आ जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उस समय तक वे जो होते हैं वो जनन योग्य हो जाते हैं। और जैसे ही 50 का उम्र आता है तो उनका जो ये जो ऋतुस्राव जो होता है वो बंद हो जाता है। मतलब संतान उत्पन्न करने की क्षमताएं जो होती हैं वो कम हो जाती हैं। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारे देश में विवाह की जो आयु है, मतलब लड़का और लड़की का जो विवाह की सरकारी मान्यताएं प्राप्त है, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है कि लड़कियों का जो है, लड़कियों की जो शादी का मतलब लड़कियों का विवाह का उम्र और लड़कों के विवाह का उम्र जो है वो कुछ डिफरेंट है। मतलब लड़का के लिए 21 वर्ष निर्धारित किया गया है, जबकि लड़की के लिए 18 वर्ष ही निर्धारित किए गए हैं। और ये क्या है तो ये शादी के मतलब विवाह की जो है उम्र सीमा है। मतलब लड़का जो है वो 21 वर्ष का होगा तो वे विवाह कर सकता है, जबकि लड़की जो होता है, लड़की को विवाह करने के लिए 18 वर्ष चाहिए। यदि इस लिमिट के अकॉर्डिंग विवाह नहीं होता है, अगर लड़का और लड़की का कम उम्र में विवाह करा दिया जाता है तो उस पे जो होता है वो सरकारी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर आप लोग देख सकते होंगे
कि यहाँ पर जितने भी अभी लिखे हुए हैं 1 का 2 का और 3 का, मतलब जितने भी लिखे हुए हैं वो आपके बुक वाले जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। ये जो है बुक का जितना भी प्रश्न अभ्यास में दिए हुए हैं, अभ्यास प्रश्न जो है वो आप लोगों का यहाँ पर आंसर के रूप में मैंने यहाँ पर वन शॉट लिख दिया है, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का समस्या उत्पन्न ना हो। और आइए हम लोग इसको बता देते हैं आपको कि किसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग प्यारे बच्चों, यहाँ पर सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर जो 4 ऑप्शन में से आपको जो सटीक लग रहा है उसको सही कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर क बोल रहा है कि किशोरावस्था की अवधि है। तो किशोरावस्था की अवधि क्या है? पहला 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष, या फिर दूसरा में 11 वर्ष से 19 वर्ष, या फिर तीसरा में 19 वर्ष से 45 वर्ष, या फिर चौथा में 15 वर्ष से लेकर 50 वर्ष। तो बताइए प्यारे बच्चों, आप लोगों की क्या राय है, क्या सही हो सकता है? अभी तो मैंने इसी वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ये जो किशोरावस्था की जो अवधि होता है वो 11-12 वर्ष से प्रारंभ होकर 18 से 19 वर्ष तक होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो होता है वो आप लोगों का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न संख्या ख में। तो इसमें बोल रहा है कि सीखने की सबसे अधिक क्षमता होती है। तो बताइए सीखने की सबसे अधिक क्षमता किन में होता है? हमने बताया था ना कि सीखने और समझने की क्षमता जो होता है वो किस प्रकार की अवस्थाओं में पाए जाते हैं। पहला में देखिए ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर 2 प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन नंबर 3 बाल्यावस्था और ऑप्शन नंबर 4 किशोरावस्था। तो मैंने बताया था प्यारे बच्चों कि सोचने और समझने की जो क्षमताएं होती है वो किशोरावस्था में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा वो आपका 4 होगा। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं ताकि हम लोग अच्छी तरीके से हर चीज़ का, हर क्वेश्चन का आंसर जान जाएं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ग में पूछा है टेस्टोस्टेरोन है। तो बताइए टेस्टोस्टेरोन क्या है? ऑप्शन नंबर 1 अंतःस्रावी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी स्त्री हार्मोन, सी पुरुष हार्मोन और डी 1 तथा 3 दोनों। तो बताइए, हमने बताया था कि टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो लड़का में पाया जाता है। तो ये जो स्त्री हार्मोन है ये तो पहले ही गलत हो गया। अब बच गया क्या? तो अंतःस्रावी ग्रंथि और पुरुष ग्रंथि। तो जो बचा है लास्ट में आप उसी को ना टिक कीजिएगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि और पुरुष हार्मोन। ठीक है, अब घ में देखते हैं। घ में बोल रहा है कि सामान्यतः ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। तो बताइए सामान्यतः ऋतुस्राव जो होता है वो कब प्रारंभ होता है? ऑप्शन नंबर 1 20 से 25 वर्ष में, 11 से 13 वर्ष में, 45 से 50 वर्ष में, या कभी नहीं। तो बताइए कि कब ये प्रारंभ होता है? तो हमने बताया था कि 11 से लेकर 13 के बीच में जो होते हैं वो ऋतुस्राव जो होते हैं वो प्रारंभ होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, ये देखिए च क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है वो च है। च में आप लोग देख सकते हैं क्या बोल रहा है कि बेहतर सेहत के लिए आवश्यक है। तो बताइए आप लोग कमेंट करके कि बताइए बेहतर सेहत के लिए क्या आवश्यक है। एक में बोल रहा है, क्या बोल रहा है? एक में खूब खाना और खूब नहाना, क्या ये बेहतर सेहत के लिए है? बताइए तो। खूब खाइएगा खूब नहाइएगा तो इसमें सेहत आपका बनेगा? कभी नहीं बन सकता, ये तो पहला ही गलती हो गया। बी यानी कि 2 में देखिए कम खाना कम सोना, कम खाइएगा और कम सोइएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ये भी तो ऐसी गलती हो गया। बताइए ऐसा ऑप्शन है। 3 नंबर में देखिए दिन में सोना रात में जागना, ये भी गलत हो गया। दिन में सोइएगा और रात में जागिए तो क्या आपका सेहत बन जाएगा? या फिर 4 नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बताइए तो जरा क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन है। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2 नंबर में आपसे बोला जा रहा है कि सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो आइए हम लोग लगाते हैं चिन्ह।
क में देखिए द्वितीयक लैंगिक लक्षण शैशवावस्था में दिखाई देती है। तो बताइए द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो होते हैं वो शैशवावस्था में ही दिखाई देते हैं? तो बिल्कुल नहीं, यह आपका गलत हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और आप लोग यहाँ पर देखिए ख में शुक्राणुओं का उत्पादन अंडाशय से होता है। बताइए तो शुक्राणु का कभी भी उत्पादन होता, कभी भी शुक्राणु जो होता है वो निकलता है तो किससे निकलता है? अंडाशय से निकलता है? कभी नहीं, ये तो वृषण से ना निकलता है प्यारे बच्चों। अभी तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया। और अभी यहाँ पर देख सकते हैं ग में पहले ऋतुस्राव को रजोदर्न कहते थे। तो हाँ, ये जो होता है वो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और यहाँ पर देखिए ग में बोल रहा है युग्मनज का पोषण गर्भाशय में होता है। तो ये भी आप लोगों का सही होगा। अंगा में देखते हैं इंसुलिन की कमी से घेंघा रोग होता है। तो जी नहीं, इंसुलिन की कमी से जो होता है वो घेंघा रोग नहीं होता है। ठीक है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर क्या बोल रहा है 3 नंबर में बोल रहा है कॉलम ए के शब्दों को कॉलम बी में उचित शब्दों से मिलाइए। तो बताइए शुक्राणु जो होता है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो ये जो होता है वो आपका वृषण में ना पाया जाता है प्यारे बच्चों। आप लोग जानते होंगे, जानते क्या होंगे, हमने तो अभी अभी बताया था आप लोगों को। बताइए आप लोग को इतना समझ में नहीं आ रहा, इतना भी याद नहीं है, आप लोग इतना जल्दी भूल जाते हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 नंबर में बोल रहा है अंडाणु। और अंडाणु जो होता है वो किस में पाया जाता है? तो अंडाणु अभी मैंने बताया कि ये जो होता है वो अंडाशय में होता है। सॉरी बच्चों, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, अंडाणु में मिलाना है अंडाशय को। और हार्मोन जो होता है वो हार्मोन किस में पाया जाता है? तो हार्मोन जो है एक प्रकार का क्या है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि है। और लास्ट में आपका बचा क्या बचा? तो शिशु। और ये शिशु जो होगा वो गर्भाशय में होगा। ठीक है। तो आप लोगों को यह पता चल गया प्यारे बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर में 1 में, मतलब सॉरी बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं। तो हमने यहाँ पर आप लोगों को आंसर देकर बहुत ही अच्छी प्रकार से बताया है। देखिए 4 नंबर में हमने बताया है आपको कि किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं। यह मनुष्यों के जीवन काल का वह अवस्था है जिसमें शरीर में अनेक परिवर्तन आती है, जैसे प्रजनन की योजना प्राप्त करना, दाढ़ी मूछें निकालना और शरीर का लंबा होना इत्यादि। और यह 11 से 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष या 18-19 वर्ष की अवस्था तक होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आई नो कि आप लोगों को यह क्वेश्चन का आंसर जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई होगी, ऐसा मुझे पूर्ण रूप से आशा है, पूर्ण रूप से। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 में कहता है, 5 में कहता है, सॉरी प्यारे बच्चों, थोड़ी सी बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रही है ना। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 में कहता है किशोरावस्था बाल्यावस्था से किस प्रकार भिन्न है। मतलब किशोरावस्था जो है वो बाल्यावस्था से किस प्रकार अलग है। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं, बहुत ही सटीक आंसर है इसका। ये देखिए 6 से 11 वर्ष तक की अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है, जबकि इसके बाद की अवस्था यानी 12 वर्ष से 19 वर्ष तक की अवस्था जो होता है वो किशोरावस्था कहलाता है। ठीक है, बहुत ही इजी है प्यारे बच्चों इसका आंसर, आप लोग चाह भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते कितना इजी इसका आंसर दिया हुआ है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस अध्याय का सबसे अंतिम क्वेश्चन जो है वो 6ठा नंबर यानी कि प्रश्न संख्या 6 में है, क्या है कि बेहतर सेहत के लिए आप क्या करते हैं। बताइए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि आप अपने बेहतर सेहत के लिए क्या करते हैं या फिर क्या करेंगे या क्या करना चाहेंगे। ये तो अपने से सोचकर खुद से बनाए जाने वाले क्वेश्चन हैं, लेकिन एनीवेज प्यारे बच्चों हम आप लोगों को इसका आंसर ज़रूर बताएंगे और इसी वीडियो में अभी बताएंगे। तो देखिए
यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 में बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि बेहतर सेहत के लिए हम निम्न कार्य करते हैं। और वो कौन कौन से कार्य हैं? तो पहला नंबर कार्य है, भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा एवं खनिजों को पर्याप्त मात्रा में लेते हैं। ठीक है, मतलब इसमें बोला जा रहा है कि हम लोग जो है वो बेहतर सेहत के लिए क्या लेते हैं? तो कुछ विटामिन लेंगे, कुछ खनिज लेंगे, कुछ वसा लेंगे, कुछ प्रोटीन लेंगे, कुछ कार्बोहाइड्रेट लेंगे, तब ना हमारा सेहत अच्छा होगा। हम तंदुरुस्त तो हमारा सेहत भी तंदुरुस्त। और हम लोग देख सकते हैं एक और दिया हुआ है इसमें, हम नियमित व्यायाम करते हैं। मतलब हमें अपनी सेहत जो है वो अच्छी तरह से सुचारू रखनी है, तो हमें नियमित रूप से प्रतिदिन क्या करने होंगे? तो व्यायाम करने होंगे। और तीसरा नंबर में बोला जा रहा है कि हम रोज़ अपना व्यक्तिगत साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। मतलब हमें अच्छी प्रकार की सेहत चाहिए तो हमें अपने शारीरिक साफ सफाई रखनी होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी के साथ जो होता है वो आपका जो अध्याय है वो क्या हुआ? पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बताइए, आप लोगों को यह कमेंट करके बताना होगा कि यह वीडियो जो है वो आपके लिए कितना तक, मतलब कितना % ये आप लोगों के लिए यूजफुल है। हमारे ख्याल से तो 8 क्लास का जनरली इतना अच्छा वीडियो तो किसी के चैनल पर नहीं होगा, लेकिन हमने क्या सोचा कि आप लोग अगर जितना अच्छी कंटेंट पाएंगे, जितनी अच्छी क्वालिटी पाएंगे यूट्यूब पे, अच्छे कंटेंट फैकल्टी वगैरह पाएंगे, तो आप लोग जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाएंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे चीज़ होते हैं जो आप लोगों को नोट्स के रूप में नहीं पढ़ाई जाती है, जिनके वजह से आप लोगों को कभी कभी ऐसा भी लगता होगा कि टीचर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, तो वो बुक लिए और बुक से ही यूट्यूब पर भी पढ़ा रहे हैं। तो आपको जो है वो नोट्स बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती होंगी, लेकिन मैंने क्या किया कि इस वीडियो को जो है वो पूर्ण रूप से आपको नोट्स से पढ़ाई। ठीक है, ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने की ज़रूरत जो है वो पूर्ण हो जाए। जो भी आपकी ज़रूरत है कि आप लोगों को कुछ इस प्रकार की नोट्स बनानी है, उस प्रकार की नोट्स बनानी है, अच्छी वे में नोट्स बनानी है, अच्छी प्रकार से बनानी है, तो आप YouTube पे वीडियो देखते देखते भी इसका नोट्स बना सकते हैं। और अन्यथा आपको यदि किसी प्रकार का नोट्स के लिए दिक्कत होता है, किसी प्रकार का प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आप इस वीडियो के अंत में कमेंट कर बताइएगा और अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो कमेंट में दे दीजिएगा, ताकि हम जो है वो आप लोगों के लिए नोट्स जो है वो प्रोवाइड करवा देंगे। और ओनली फ्री में, मतलब जितने भी नोट्स हैं वो आपको जितने भी हमसे मदद चाहिए वे सारे मदद करेंगे। आपसे 1 रुपये भी नहीं लिए जाएंगे नोट्स के लिए। ऑल नोट्स जो होते हैं वो फ्री में दिए जाएंगे। हर प्रकार की सुविधाएं जो है वो मेरी तरफ से जो है वो फ्री में दी जाएगी, बिल्कुल मुफ्त। मतलब किसी प्रकार का पैसा जो होता है वो पैसा नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब पे पढ़ने के लिए गरीब फैमिली के बच्चे ही यहाँ पर पढ़ने आते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। और इस चैनल को, इस वीडियो को जो होता है वो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। और इसी प्रकार के अगर आपको वीडियो चाहिए तो इस चैनल का जो होता है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर प्रकार के वीडियो जो होता है वो आपके पास सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों, जय हिंद।